Hello students, welcome to Reliable and I am Ankush Jain, known as AKJ sir. मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले बेसिक आइडिया अगर मैं आपको पहले से दिमाग में फिट कर दूं कि किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो एक्चुअली क्या है फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक मैथमेटिक्स में जैसे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, नाम सुने होंगे आपने कुछ। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने इनमें से एक भी नाम नहीं सुना हो, ज्यादा आइडिया नहीं हो, तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब तक बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ना है सबको और जो भी डाउट होगा डिस्कस करते चलेंगे आगे चल के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स। मैं एक बार इस चैप्टर का सीक्वेंस बता देता हूं कि किस किस टॉपिक को हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, फंक्शन नाम तो सुना होगा कम से कम, हो सकता है कमांड नहीं हो, आता नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम नाम तो सुना होगा। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। देन हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन किस किस ने सुना हुआ है नाम, किस किस को कमांड है इस पर, इसके बेसिक रूल्स आते हैं। चलो देखते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और लास्ट में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और एक बात और मैं रिमाइंड करा दूं कि फिजिक्स में इन टॉपिक्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको समझना है अभी। बाकी फुल डिटेल में, पूरा डिटेल में आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे ही से इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। मैं एक छोटे से एग्जांपल से फंक्शन को समझाता हूं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन पर आएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड। पहले समझते हैं एक बार। सपोज कोई एक बॉक्स है। उस बॉक्स का काम है कि वो स्क्वायर करता है। स्क्वायर, इसका मतलब मैं उसमें कोई भी इनपुट देता हूं। सपोज मैंने इसको इनपुट दिया 1, क्या करेगा ये जो भी इनपुट मैं इसको देने वाला हूं उसका स्क्वायर करेगा और मुझे आउटपुट दे देगा। तो बच्चों आउटपुट क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सपोज मैंने इसको इनपुट दिया 3, बताओ आउटपुट क्या मिलने वाला है। 3 का स्क्वायर करेगा, इसका काम है स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 9। इन जनरल अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने इनपुट दिया x, इनपुट को मैं x बोल रहा हूं। इनपुट x देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर, तो आउटपुट मिल जाएगा मुझे x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस मशीनरी का वर्क है किसी भी नंबर का जो भी इसको इनपुट दिया जाता है उसका स्क्वायर करके मुझे ये एज ए आउटपुट दे देती है। अगर मैं एक बार इनपुट को, जो x लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख रहा हूं आई पी इनपुट, आउटपुट जो भी मिल रहा है मुझे उसको शॉर्ट में ऐसे आउटपुट लिख देता हूं। अगर कोई ये पूछता है हमसे कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल सी बात है, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या जवाब देंगे इस मशीनरी के बारे में। जवाब यही देना चाहिए कि सर जो भी इनपुट दिया जाएगा उस इनपुट का स्क्वायर होगा और फिर हमको आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि चलो इस बात को इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बताओ कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, तो भी हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जो भी आउटपुट है, आउटपुट वो किसके इक्वल है, इनपुट का स्क्वायर कर देंगे तो आउटपुट मिल रहा है हमको। ये बात भी सही है। फिर अगर मैं बोलता हूं कि यार बार बार ये आउटपुट इनपुट लिखेंगे, इससे अच्छा है कि इनके लिए कोई सिंबल्स बना लेते हैं, तो उसको भी यहां पर इस तरह समझ सकते हैं। सपोज इसी मशीनरी के बारे में मैंने ऐसा बोला कि इनपुट का मतलब x है और आउटपुट का नाम रख लेते हैं y। अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन लिखोगे आप, तो मैं लिखूंगा कि आउटपुट y इक्वल्स टू इनपुट का स्क्वायर। छोटी सी बात है, सिंपल ये भी, कि आउटपुट जो है y वो किसके बराबर है, इनपुट के स्क्वायर के बराबर। एक एग्जांपल चल रहा है, ऐसा नहीं कि हर एक फंक्शन में ऐसा ही होने वाला है। हो सकता है कोई फंक्शन हो जिसमें इनपुट जितना होगा उस इनपुट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आउटपुट मिल जाता हो सकता है कोई फंक्शन हो जिसमें इनपुट देंगे
डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, फिर आउटपुट मिल जाएगा। तो फंक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। मेरे कहने का फाइनल जो मीनिंग वो ये है कि फंक्शन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। ढंग से सुनना, फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग तो पता होगा ना, ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करती है, इसका नाम ही बता रहा है वेरिएबल। दूसरी क्वांटिटी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। तो मैं बोल रहा था फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को अभी। फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसी एग्जांपल में। दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x एंड y, ये तो समझ में आ रही है बात। x भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, और x की वैल्यू अगर वेरी करेगी तो y उसी पे तो डिपेंड करता है, तो y की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो मैंने बोला था कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है। हाँ, ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन तो है। इनमें से एक वेरिएबल मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल मैं कह रहा हूं डिपेंडेंट। तो ये जो x है ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं x की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली कुछ भी रख सकता हूं। मैं x की जगह 1 पुट कर सकता हूं, 1.2, 1.5, 3.4, -2, -6, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। लेकिन अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये जो y वाला वेरिएबल है इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये y जो है अब x की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये y भी इंक्रीज होगा। मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं तो ये y भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब y पूरी तरह से x पे डिपेंड करता है। इसलिए इस y को क्या बोला जा रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि x क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसको आप मैच करा सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स in which one is called independent variable and other is called dependent variable। ये तो बात हो गई कि फंक्शन का बेसिक क्या है। एक बात और समझते हैं इसके अंदर। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके रिप्रेजेंट करने के वो देखना। जैसे पहला मेथड, इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। पहला मेथड हो गया किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख देना। उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें हम साफ साफ ये बोल रही हैं कि x और y दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन ये है जो सामने लिखा हुआ है। इसी को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो है इसको इस तरह से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। मैं इसको एक बार पढ़ के बताता हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग ये मत समझना कि ये f इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो इसको किस तरह से रीड करेंगे हम? फंक्शन ऑफ एक्स, या इसको शॉर्ट में एफ ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। थोड़ा सा और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एफ ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स में जो अंदर लिखा हुआ है ये फंक्शन किस वेरिएबल का फंक्शन है? एक्स वेरिएबल का। और फंक्शन क्या है वो सामने लिखा हुआ है। यहां पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ एक्स कहें हम या वाई बोले, एक ही बात है। जो भी फंक्शन है वो इक्वल साइन के राइट साइड में लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या फंक्शन हमेशा एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ही होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है वेरिएबल्स की शक्ल अलग हो, यहां पर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है। हो सकता है कल को वेरिएबल हो टाइम एंड वेलोसिटी। मैं थोड़ी फिजिक्स वाली बातें कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के फिजिक्स ही पढ़ना है हमको। तो टाइम एंड वेलोसिटी ये भी दो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो यहां पर रिलेशन आएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। हो सकता है वेरिएबल्स हो फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम, अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, उनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि फंक्शन हमेशा एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ही होगा। वेरिएबल्स की शक्ल कुछ भी हो सकती है। हमको तो देखना है कि हाँ, दो वेरिएबल होने चाहिए, उनके बीच का एक रिलेशन, दैट इज फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद मैं एक दो छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल लेता हूं।
जैसे मान लो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या ये फंक्शन है क्या? हाँ, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, ये फंक्शन है। सपोज लिखा हुआ है कैपिटल V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या ये भी फंक्शन है? हाँ, ये भी फंक्शन है। ये भी कैपिटल V और स्मॉल r दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है। ये 4/3 इंटू पाई, ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है। अलग अलग r की वैल्यू के लिए मेरे पास कैपिटल V की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आने वाली हैं। इसका मतलब r और v दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो देखा होगा कभी ना कभी, 9th-10th लेवल पे देखा हुआ फॉर्मूला होता है ये। कैपिटल V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, याद करो। स्फेयर का वॉल्यूम, एक स्फेयर जिसकी रेडियस अगर स्मॉल r है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वेरिएबल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल और देखें, सपोज फिजिक्स की बातें करूं मैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्मॉल v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 4। अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर अलग अलग आ सकती है। तो ये रिलेशन है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, ये भी एक फंक्शन है। तो इस तरह के अलग अलग एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि दो वेरिएबल्स कैसे भी हो सकते हैं। ये तो बात हो गई कुछ एग्जांपल्स की। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तब जाकर थोड़ी कमांड आएगी इस पर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसमें। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या इसी को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड y, हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर x इक्वल्स टू 0, कॉमा x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2, कॉमा x इक्वल्स टू 3/2। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर सीधे सीधे बता रखा है कि अगर x की वैल्यू 0 है, फाइंड y, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब यहाँ पर रिलेशन गिवन है x और y के बीच में, तो मैं x की अलग अलग वैल्यू के लिए y को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग y निकालना है तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। x को 0 पुट करने पर y कितना आ जाएगा बच्चों? 2। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा? 2। छोटी सी बात है। x इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग बताओ एक बार। x इक्वल्स टू 4 को इस फंक्शन में रखो, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा? 18। x इक्वल्स टू -2 के करस्पॉन्डिंग -2 पुट करते हैं यहाँ पर x की जगह पर, उसका स्क्वायर हो जाएगा +4, देन +2 और तो कितना हो जाएगा? +6। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा? 6। x इक्वल्स टू 3/2 के करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं, 3/2 को रखते हैं इस x की जगह पर, 3/2 का स्क्वायर एक बार लिख देता हूं आपके लिए, y इक्वल्स टू x की जगह 3/2 का स्क्वायर प्लस 2। 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 प्लस 2। इसमें एलसीएम ले लेते हैं 4, ये आ जाएगा 17/4। तो बहुत इजीली हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं जिसमें सिंपली बस इस वेरिएबल की वैल्यू को रखेंगे और दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हमारे पास आती जाएगी। अच्छा, इसी में थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं क्वेश्चन को पूछने का। क्वेश्चन वही है, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फाइंड, सेकंड पार्ट में मैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स ले रहा हूं। ए पार्ट, f ऑफ 1, इसका मीनिंग मैं समझा दूंगा। इसमें सेकंड पार्ट f ऑफ -3, c f ऑफ -x, d पार्ट f ऑफ 1/x, e पार्ट f ऑफ 0। नेक्स्ट पार्ट h मान लेते हैं, मैं जानबूझ के f सिंबल यूज में नहीं ले रहा हूं बार बार उस जगह, तो DEH मान लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट f ऑफ 1। इस तरह से हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन से। इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये यूज में नहीं आएगा अभी। देखना, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सॉरी, ए वाला पार्ट है f ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1। मीनिंग क्या है कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 का मीनिंग क्या है वो समझने के लिए एक बार इसको इससे कंपेयर करवाओ। इन दोनों कंपेयर करते हैं, इन दोनों को। तो फंक्शन ऑफ x, यहां लिखा है फंक्शन ऑफ 1,
इसका मतलब x की वैल्यू कितनी चाहते हैं वो हमसे 1, तो इस गिवन फंक्शन में x को 1 पुट कर देंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं। ए वाला पार्ट था फंक्शन ऑफ 1, तो कंपेयर करने से पता चला x की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देते, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मींस फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3। बी पार्ट फंक्शन ऑफ -3, अब तो कर सकते हैं आराम से एक बार समझने के बाद। f ऑफ -3 को इससे कंपेयर करेंगे, उससे दिखाई देगा कि x की जगह पर क्या रखना है -3, तो गिवन फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दूंगा -3 से, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 11। सी पार्ट फंक्शन ऑफ -x, इसको देख के घबराना नहीं है, तरीका वही चल रहा है, वही गेम है। इसको इस से कंपेयर करेंगे, मतलब x की जगह पर मुझे क्या लिखना है -x, जैसे यहां पर x की जगह पर क्या लिखा था हमने -3, बिल्कुल वैसे ही x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा +x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। डी पार्ट फंक्शन ऑफ 1/x, वापस से वही कि उसको कंपेयर करने वाले हम फंक्शन ऑफ x से, x की जगह पर क्या रिप्लेस करने वालों में जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1/x, तो फंक्शन ऑफ 1/x इक्वल्स टू, x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, तो x की जगह पर 1/x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2, यह आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसको और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम एक्स स्क्वायर लेते हुए अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। डी के बाद इधर लिख लेते हैं ई वाला पार्ट, थोड़ा सा आप ढंग से देखने की रिक्वायरमेंट है। ये पूछा गया है, इसको कैसे रीड करेंगे, एफ ऑफ जीरो, या पूरा डिटेल में बोलना हो तो फंक्शन ऑफ जीरो। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले जब भी एक के अंदर एक फंक्शंस लिखे हुए हों, सबसे अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करना है। ये सबसे अंदर लिखा हुआ है, मेरा टारगेट है भूलते हुए कि बाहर क्या था इसको छुपा लो, सिर्फ इस पे नजर रखनी है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तो एफ ऑफ जीरो को निकालने के लिए इस एफ ऑफ एक्स को कंपेयर करूंगा एफ जीरो से, इसका मतलब एक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा मुझे 0, तो एक्स की जगह पर 0 रखते हैं, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, अलग से लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। अब इसके अंदर में ये बाहर वाला एफ एज इट इज रखते हुए एफ ऑफ 0 की जगह पर जो उसकी वैल्यू आ चुकी है 2, एफ ऑफ 0 किसके बराबर है 2 के इक्वल है, तो उसको 2 से रिप्लेस कर सकता हूं। अब हमारे पास नया टारगेट मिल गया, इसको देखना एफ ऑफ 2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वापस एफ ऑफ 2 को कंपेयर करेंगे गिवन फंक्शन से, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे इस बार बच्चों 2, तो एक्स की जगह पर 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मींस कितना हो जाएगा 6, कर सकते हैं इजिली, सिंपल है। लास्ट पार्ट एच वाला पार्ट, एफ ऑफ 1, फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर एक और फंक्शन, तो सबसे अंदर लिखे हुए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहां से देखना, इसको कंपेयर करते हैं एफ ऑफ 1 के साथ, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब कितना आ गया 3, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं फंक्शन ऑफ, और इस वाले फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, तो उसकी जगह पर मैं 3 रख दूंगा। अब वापस रीड करो अंदर वाली टर्म को, एफ ऑफ 3, बाहर वाले फंक्शन को भूल जाना एक बार, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ 3 को इससे कंपेयर करेंगे, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे इस बार 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, इसका मतलब इस एफ ऑफ 3 की वैल्यू 11 से मैं एफ ऑफ 3 को रिप्लेस कर सकता हूं। नाउ लास्ट पार्ट, एफ ऑफ 11 को कैलकुलेट करने के लिए फिर से इससे कंपेयर करेंगे, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे इस बार 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 2 मींस 123, तो वैल्यू आ जाएगी 123 123। मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है अगर ढंग से हमने समझा हो एक एक पार्ट को। फाइनली इतना ही बोलूंगा, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिमाग में होना चाहिए, किस तरह से हम डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो प्रैक्टिस से बहुत इजीली हम सीख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने करा दी है, कुछ आपको जो मॉड्यूल मिलेगा इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर डिस्कशन भी करेंगे उसका। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। और तो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, या आप करके बताना। सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन टू अस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ गिवन है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, मैथमेटिकल बात लिखी हुई है कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी
तो ये डिफाइन नहीं होगा, समथिंग डिवाइड बाय जीरो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए साइड में लिखा हुआ है x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। नाउ फाइंड ए पार्ट, फंक्शन ऑफ 2, बहुत सिंपल पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। बी पार्ट, फंक्शन ऑफ 1/2। सी पार्ट, फंक्शन ऑफ 1/x। डी पार्ट, फंक्शन ऑफ -x। और लास्ट ई पार्ट, फंक्शन ऑफ 1/x। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको सिंपल से स्टार्ट करते हुए फिर थोड़े से लेंदी पार्ट की तरफ बढ़ते हुए। तो ट्राई करें, कैसे स्टार्ट करें। ए वाला पार्ट, वापस वही काम करना है, फंक्शन ऑफ 2 को कंपेयर करेंगे इससे, x की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो स्टार्ट करें इसको, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पार्ट ए देखते हैं, एफ ऑफ 2, x की जगह पर 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 + 2 4 अपॉन 2 - 1 मतलब 4/1। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 या 4/1 एक ही बात है। पार्ट बी, एफ ऑफ 1/2, इसका मतलब x की जगह पर इस बार ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे x से, तो x की जगह पर हाफ रख देते हैं। तो फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, देखना x की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं, हाफ। तो हाफ x की जगह पर रखा है मैंने, है ना, +2 होल डिवाइड बाय x की जगह पर हाफ -1। इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं और थोड़ा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऊपर से 2 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा टोटल, डिवाइड बाय 2। हाफ -1 की वैल्यू -हाफ होती है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -5। थोड़ा सा कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी। बी पार्ट के बाद आगे बढ़ते हैं सी वाले पार्ट की तरफ। सी वाला पार्ट, फंक्शन ऑफ 1/x, x को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, जो भी ब्रैकेट में लिखा है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 1/x। तो देखना फंक्शन ऑफ 1/x इक्वल्स टू, x की जगह पर 1/x लिखने वाला हूं और यहां भी क्या लिखने वाला हूं, 1/x। तो 1/x +2 अपॉन 1/x -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + 2x, नीचे x एलसीएम आएगा तो 1 - x, और वो एलसीएम वाला जो x होगा वो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, सी पार्ट के बाद पार्ट डी, फंक्शन ऑफ -x, x को किससे रिप्लेस करेंगे इस बार, जो भी ब्रैकेट में लिखा है उससे रिप्लेस करना है हर बार। तो फंक्शन ऑफ -x इक्वल्स टू, जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है उसको किससे रिप्लेस कर दो, -x से। तो -x +2 अपॉन -x -1, ऊपर नीचे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये x -2 अपॉन x +1। ठीक है। डी पार्ट के बाद लास्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ 1/x। तो फिर से बोलूंगा, सबसे पहले जो सबसे अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा हमको, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको यहां पर लाके रख देंगे। देन उसके बाद फिर एक और फंक्शन ऑफ समथिंग लिखा होगा, फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट को, यहां पर नोट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट था फंक्शन ऑफ 1/x। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है फंक्शन ऑफ 1/x कैलकुलेट करना है। वैसे हमने कैलकुलेट करा था अभी, पर फिर भी एक बार थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ 1/x, x को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, 1/x से। तो x की जगह पर 1/x रख देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1 + 2x अपॉन 1 - x। यहां तक कोई प्रॉब्लम। फंक्शन ऑफ 1/x की वैल्यू जो भी आ गई, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर फंक्शन, ये बाहर वाला f लिखा हुआ है, और फंक्शन ऑफ 1/x जिसके इक्वल है उसकी जो वैल्यू है उसको यहां रख देते हैं। ठीक है यहां तक। अब फंक्शन ऑफ समथिंग की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों को कंपेयर करने वाला हूं। x की जगह पर यहां पर इतनी बड़ी सारी टर्म लिखी हुई है, जैसे मान लो यहां लिखा होता फंक्शन ऑफ, इसकी जगह लिखा होता 5, तो क्या करते, x की जगह पर ये जो भी लिखा है 5 वो उठाकर रख देते। तो यहां भी यही करना है, जहां जहां भी x दिखाई देगा मुझे उसको किससे रिप्लेस करेंगे, इस पूरी टर्म से। करते हैं सॉल्व, देखना x की जगह पर ये पूरी टर्म 1 + 2x अपॉन 1 - x, ये x की तरह मानो इसको, x की जगह पर वो पूरा लिखा हुआ है, प्लस 2x, सॉरी प्लस ये वाला 2 होल डिवाइड बाय इस वाले x की जगह पूरी टर्म
1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पर 1 माइनस एक्स, इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूं, तो 1 प्लस 2x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन, यहां भी 1 माइनस एक्स एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 2x और ये माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, वो 1 माइनस एक्स जो ऊपर नीचे एलसीएम आया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और इसको अरेंज कर लें एक बार ढंग से, तो ये कैंसिल आउट होते हुए 3 अपॉन, और यहां देखते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3x। इट मींस आंसर क्या आ जाएगा 1/x। इस तरह से हम इस तरह इक्वेशंस को डील कर सकते हैं इजीली। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कमांड तो फंक्शन पर आई होगी, और एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन में लेने वाला हूं। एक से ज्यादा फंक्शन वाला एक इक्वेशन करके देखते हैं। देखना, सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ वाई। थोड़ा सा परेशान नहीं होना है, ढंग से देखना है इस बात को कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लिखा करते थे। अब जब दूसरा फंक्शन आएगा तो उसको मैं वापस से एफ सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा एक ही इक्वेशन में, एक ही सवाल में। अगर एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तो सिंबल्स अलग अलग बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मीनिंग वही है, पढ़ने का तरीका वही है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे रीड करेंगे बताओ? फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ही बोलना है इसको, फंक्शन ऑफ वेरिएबल वाई, सपोज ये है वाई प्लस 4। एक फंक्शन और ले लेते हैं एच जेड, कैसे रीड करोगे इसको बताओ? फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू जेड क्यूब। ठीक है, तो तीन फंक्शंस गिवन है, एक वेरिएबल x का फंक्शन, वेरिएबल y का फंक्शन, वेरिएबल z का फंक्शन। नाउ फर्स्ट पार्ट, फाइंड f ऑफ 0, बहुत सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा हूं। सेकेंड पार्ट g ऑफ 1, थर्ड पार्ट h ऑफ 2। तीन पार्ट्स तो हो गए। सिंपली f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, g ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, h ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। एक लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो कि मिक्स्ड है, तीनों फंक्शंस उसमें इन्वॉल्व होंगे। कुछ इस तरह से बना सकते हैं, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट h ऑफ, देन g ऑफ, और उसके अंदर भी f ऑफ 0। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं फंक्शन ऑफ 0, g ऑफ 1, जैसे मैंने सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, बहुत इजीली हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो एक बार जल्दी से ट्राई करें, फिर देखते हैं इसको कि क्या आंसर आएंगे। करें बच्चों स्टार्ट। देखना, फंक्शन ऑफ 0 ढंग से समझना, बाहर f लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं f वाले फंक्शन से इसको कंपेयर करूंगा। जब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ना तो इसको देखना है मुझे, ना h वाले फंक्शन पर नजर जानी चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0, तो गिवन फंक्शन में f वाले फंक्शन में x को 0 से रिप्लेस कर दो। x की जगह पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। बहुत सिंपल बात है, छोटी सी बात है। g ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो g वाले फंक्शन पर देखना है। g ऑफ y को g ऑफ 1 से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1। g वाले फंक्शन में y को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 से रिप्लेस करेंगे अगर y को तो कितना आ जाएगा, ये 5। थर्ड पार्ट h ऑफ 2, अब h वाले फंक्शन, क्योंकि यहाँ h लिखा हुआ है, h ऑफ z को कंपेयर करो h ऑफ 2 से। इसका मतलब z की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे 2, z को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है बच्चों 8। सिंपल सिंपल पार्ट थे। तो अब थोड़ा सा मिक्स्ड वाला पार्ट, ये वाला हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा है कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके भी अंदर फंक्शन हो तो सबसे अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा कि फंक्शन ऑफ 0, बाहर वाले फंक्शन को छुपा लेंगे, सिर्फ अंदर वाले फंक्शन को देखना है। फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो f0 को f ऑफ x से कंपेयर करेंगे। x की जगह पर क्या रखने वाले हैं 0, f वाले फंक्शन में x को 0 से रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, h ऑफ g ऑफ f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो f ऑफ 0 को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। नाउ h ऑफ g ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए g ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो g वाले फंक्शन को देखना है, उसमें y की जगह पर, क्योंकि कंपेयर करेंगे इन दोनों को, y की जगह पर क्या रखना है बच्चों 1। g वाले फंक्शन में y को 1 से रिप्लेस कर देंगे, 1 से रिप्लेस करते कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं h ऑफ, और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। लास्ट स्टेप h ऑफ 5,
तो h वाले फंक्शन को कंपेयर करेंगे h ऑफ 5 से, इसका मतलब z को किससे रिप्लेस करेंगे हम 5 से, z को 5 से रिप्लेस कर देते हैं तो h ऑफ 5 इक्वल्स टू z की जगह पर 5 रखो, 5 का क्यूब कितना हो जाता है बच्चों 125। ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट नंबर 4 का। तो जितना भी अपने बीच में डिस्कशन हुआ अभी, उससे काम की बात जो सीख सकते हैं हम वो ये है कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को लिखने का तरीका अगर समझ में आ जाएगा तो हम बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और फिर बता दूं, हम आगे चल के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स में बेसिक रिक्वायरमेंट फंक्शन की इतनी ही है जितना मैंने यहाँ पर समझाया है, तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इतना। तो आगे बढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों ऐसा टॉपिक है जो आपने 9th-10th लेवल पर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और हम भी अभी उतना ही इसमें पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला टॉपिक है वो है एंगल इन रेडियन। एंगल का मेजरमेंट लेकिन डिग्री में नहीं करके हम किस में करने वाले, रेडियन में। अच्छा, एंगल का मेजरमेंट डिग्री के अंदर तो आपको आइडिया होगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बोलता हूं। सपोज दो लाइंस के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मैं अगर बोलता हूं तो कि दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भी दिमाग में इस तरह का व्यू आता है कि हाँ 90 डिग्री का मतलब तो ये एंगल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर मैं बोलता हूं कि कोई एंगल है 180 डिग्री, तो दिमाग में कुछ इस तरह का व्यू आता है कि ये पूरा एंगल ये वाला कितना है 180 डिग्री। लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं एंगल 90 डिग्री, एंगल 60, एंगल 180, ये हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं डिग्री में। टोटल कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री का। ये बातें तो हम जानते हैं। अब हमको बात करनी है एंगल का मेजरमेंट रेडियन में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, और किस तरह से एंगल को रेडियन में कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। सपोज एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब मैं सर्कल पर एक आर्क बनाता हूं आपके सामने, ये आर्क, ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर सपोज थीटा एंगल बनाता है, तो इस थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू रेडियन में किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, थीटा इन रेडियन इज डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइन किया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। मैं इस आर्क की लेंथ को निकालूंगा, या आर्क की लेंथ, ये वाली लेंथ सपोज एल से डिनोट कर रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क को, और सर्कल की रेडियस से डिवाइड कर देंगे। ये रेशियो जो होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, यही इस एंगल को डिनोट करेगा, लेकिन ये एंगल डिग्रीज में नहीं आएगा, ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में। जैसे मान लो अगर दिमाग में यह आता है कि सर क्या डिग्री और रेडियन सेम है क्या, तो उसका जवाब ये है कि एंगल का ही मेजरमेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। डिग्री में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, रेडियन में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हाँ, 90 डिग्री जो हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू 90 रेडियन। ढंग से सुनना आप, 90 डिग्री 90 रेडियन की इक्वल नहीं है। 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है उसको मैं सिखाऊंगा अभी, किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री के अंदर। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि डिग्री और रेडियन आपस में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। आपस के रिलेशन को समझने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये उसका सेंटर। सपोज इस सर्कल पर मैंने एक आर्क बनाया, ये आर्क सर्कल के सेंटर पर, डिग्री के अंदर तो मुझे पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये आप सब भी जानते हैं कि ये एंगल कितना है डिग्री में, 90 डिग्री। अगर मुझे इस 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना। मान लेता हूं मैं सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। अब यही एंगल जो 90 डिग्री लिखा हुआ है, सपोज ये एंगल रेडियन में थीटा है,
और अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि एंगल का मेजरमेंट रेडियन में करना होता है तो क्या लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये वाला जो एंगल है, इससे जो आर्क बनेगा वो ये वाला आर्क है, ये वाला। इस आर्क की लेंथ बता सकते हो? बताओ। देखो, कंप्लीट जो सर्कल होता है उसकी पेरीमीटर कितनी होती है, 2 पाई आर। और ये वाला आर्क कंप्लीट पेरीमीटर का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट। इसका मतलब कंप्लीट लेंथ है 2 पाई आर, तो आर्क की लेंथ यहां पर कितनी बनेगी, 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय, ये क्या लिख चुका हूं मैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय सर्कल की रेडियस जो कि कैपिटल आर है। आर से आर कैंसिल आउट, ये थीटा आ जाएगा हमारे पास पाई/2 रेडियन। अब समझने की बात क्या है कि जो एंगल डिग्री में 90 के बराबर था, सेम वही एंगल, एंगल वही है, रेडियन में कितना होता है, पाई/2 रेडियन। बच्चों पाई की वैल्यू जानते हो क्या? पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, जिसको हम कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 22/7 भी यूज में ले सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि 90 डिग्री रेडियन में कितना है, पाई/2 रेडियन। एक बार पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं 1.57। इसका मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है, 1.57 रेडियन। डिग्री में 90 वैल्यू है, रेडियन में 1.57 है, लेकिन दोनों एंगल सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात हो गई 90 डिग्री रेडियन में इतना होता है। अब अगर मुझे जनरल बात करनी हो तो क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को वापस लिखता हूं, देखना। 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, सिंबल का मतलब है इक्विवेलेंट टू पाई/2 रेडियन। ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। फाइनली अगर हम ये वाला रिजल्ट याद रख लें, सिर्फ ये वाला रिजल्ट, तो हम बहुत इजीली डिग्री को रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे यहीं से समझना। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको उधर डिवाइड कर दो, पाई/180 रेडियन। शॉर्ट में रेडियन को RAD डॉट ऐसे लिख सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई/180 रेडियन। अब मुझे किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली बस पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, तो क्या करेंगे, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, तो 30 डिग्री तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस पाई/180 को कितना आ जाएगा बच्चों, पाई/6 रेडियन। बहुत छोटी सी बात है, सिंपल बात है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करना हो तो क्या करेंगे, उसको भी यहां पर देखते हैं। देखना, इसी बात को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। पाई को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अब जब ये बात क्लियर हो गई कि 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर अब हमको किसी भी रेडियन अमाउंट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज 4 रेडियन, मुझसे पूछा जाता है कि 4 रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, इतना अमाउंट ऑफ डिग्री हमारे पास वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली इससे हमने क्या क्या सीखा इस कन्वर्जन में, उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं अलग से। तो क्या क्या बातें हमको याद रखनी है वो नोट कर सकते हैं आप भी, कि 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, पहली बात। सेकेंड टर्म थी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों डिग्री को रेडियन में, कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, ऐसा मैंने समझाया था अभी एक 30 डिग्री वाला एग्जांपल लेते हुए। और लास्ट बात जो है वो है कि रेडियन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, इस बार रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। ये बातें अगर हम याद रख लें
तो बहुत इजीली हम ये कन्वर्जन वाला प्रोसेस कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। एग्जाम्पल, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू है 30 डिग्री, सेकंड 45 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री, डी पार्ट 120 डिग्री, ई पार्ट 150 डिग्री, सॉरी, एफ पार्ट 300 डिग्री। सपोज इन वैल्यूज को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी अभी मैंने समझाया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। तो एक एक डिग्री की वैल्यू को लेंगे, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, पार्ट ए, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 6 रेडियन। ये लिखना जरूरी है, रेडियन, सिर्फ पाई बाय 6 नहीं लिखना है। बी पार्ट, 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो वापस से वही 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 4 रेडियन। सी पार्ट, 90 डिग्री, तो 90 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, ये आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ई पार्ट, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन। एफ पार्ट, सॉरी ये कौन सा पार्ट था, डी वाला पार्ट था, सॉरी। देन ई पार्ट, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 को, 5 पाई बाय 6 रेडियन। कर सकते हैं इजिली। लास्ट पार्ट एफ पार्ट, 300 को कन्वर्ट करना है तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से, ये कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 3 रेडियन। तो इस तरह से कन्वर्जन वाला प्रोसेस कर सकते हैं। सीखने की बात यह है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है। ये तो बात हो गई डिग्री से रेडियन वाला एग्जाम्पल। अगर मान लो मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो बच्चों क्या करेंगे, यहां तो हम कर रहे हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये। तो जो पहला टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमने देख लिया है, एंगल का मेजरमेंट रेडियन में, जिसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, और उसकी हेल्प से हमने जो रिजल्ट बना लिए हैं उनको यूज में लेना सिखा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा बच्चों बताओ, क्या एंगल नेगेटिव हो सकता है क्या, या अगर नेगेटिव हो सकता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आइडिया है? देखना, सपोज मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मीनिंग है इस लाइन से एंगल का मेजरमेंट करेंगे। ये डिफाइन किया हुआ है जो मैं बताने वाला हूं, कि अगर रेफरेंस लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो इसको पॉजिटिव एंगल बोला जाता है, और अगर हम इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है नेगेटिव एंगल। कितने बच्चों को इस बात का आइडिया था पहले से, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे दैट इज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल। तो इस बात का आइडिया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें काम आएगी आगे चल के, कहीं ना कहीं फिजिक्स में इस बात की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले से दिमाग में सेट होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव एंगल के मीनिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई एंगल का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं। 6 डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। पहले मैं सिर्फ नाम बता देता हूं उनके, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर इनके रिवर्स, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। क्या बोलते हैं 1 बाय साइन थीटा को, कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, सेक थीटा। 1 बाय टेन थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉट थीटा। ये होते क्या है, किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, उस बात को देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
ये भी फंक्शंस ही होते हैं, जैसे हमने फंक्शन स्टार्टिंग में टॉपिक देखा था। इसको समझने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखना इस सर्कल पर एक पॉइंट P मार्क कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। यहां पर ओरिजिन मानते हुए इन डायरेक्शंस को XY डायरेक्शन, इस बोर्ड के प्लेन को मैं XY प्लेन मान रहा हूं। अगर मैं उस पॉइंट P को ओरिजिन से मिला दूं तो बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है P से लेकर सेंटर तक, इसको मैं सर्कल की रेडियस स्मॉल r से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, अब डायग्राम में ये जो लेंथ है ये है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, और ये जो हाइट है ये वाली, ये है पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, जिसको मैं y से इंडिकेट कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसके अंदर जिन रेशियोज की मैं बात कर रहा था वो रेशियोज एक्सप्लेन करता हूं। देखना, साइन थीटा को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, उसके लिए मैं इस ट्राइंगल में तीन तरह की टर्म्स यूज में ले रहा हूं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है? इस ट्राइंगल में वो वाली साइड लेंथ जिस पर ये एंगल थीटा और एंगल 90 दोनों लाई करते हैं, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, कैपिटल P से डिनोट कर देता हूं। और जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी वाली लेंथ है जो कि यहां डायग्राम में ये स्मॉल r लिखा हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूं हाइपोटेनियस। सुना होगा नाम तो, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, वही मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब बताओ साइन थीटा जो है वो इस ट्राइंगल में किस साइड और किस साइड का रेशियो है? तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो आइडिया होगा। कॉस थीटा साथ साथ नोट डाउन करते चलना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बताओ बच्चों क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मींस P बाय B। इनके जो वन अपॉन है, वन बाय साइन थीटा, जिसको क्या नाम दिया गया? कॉसेक थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा अगर ये था तो वन अपॉन करने पर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H बाय P। सेम ऐसे ही वन बाय कॉस थीटा को क्या नाम दिया गया? सेक थीटा। तो कॉस थीटा को वन अपॉन कर देंगे तो ये हो जाएगा H बाय B। टेन थीटा का वन अपॉन वन बाय टेन थीटा, इसको नाम दिया गया कॉट थीटा, और ये हो जाएगा इसका वन अपॉन करने से B बाय P। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो डिफाइन किए हुए। अच्छा एक बात और, अगर मैं पूछता हूं कि टेन थीटा जो है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखना, यहां पर देख सकते हैं कि टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आइडिया होगा, चेक भी कर सकते हो आप। साइन बाय कॉस, दिस बाय दिस करके देखो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? P बाय B, और टेन थीटा वही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से हम इस तरह के रेशियोज को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं ऐसा जिसकी रेडियस 1 हो, अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूं, यहीं पर ही देखना। सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया XY प्लेन में, सेंटर को ओरिजिन मानते हुए, इनको X और Y डायरेक्शंस अज्यूम करते हुए, पॉइंट P मैं मार्क कर रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, और ऐसे सर्कल की बात कर रहा हूं जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। सपोज ये एंगल थीटा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस पॉइंट P का जो X कोऑर्डिनेट होगा, X कोऑर्डिनेट, वो होगा हमारा cos थीटा। इस पॉइंट P का जो Y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा sin थीटा। क्यों बोला है मैंने, किस तरह से बोल सकते हैं इसको? देखना सॉरी, इस डायग्राम को मैच कराते हैं एक बार यहां जो लिखा हुआ उससे। ये थीटा होगा, इसका मतलब ये वाली लेंथ बेस कहलाएगी, ये वाली जो लेंथ होगी इसको परपेंडिकुलर बोलूंगा, और ये जो 1 लिखा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। अब देखते हैं, साइन थीटा हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में देखना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब साइन थीटा है P बाय 1, मतलब साइन थीटा की वैल्यू P के बराबर है। अब ये जो P वाली लेंथ है ये निकाल लेते हैं एक बार। इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं
ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई है, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब है ये वाली लेंथ और y कोऑर्डिनेट का मतलब है ये लेंथ। अब देखो साइन थीटा हमारा था p बाय एच, p की जगह क्या रखूंगा y, h की जगह क्या रखूंगा 1, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा y। सेम ऐसे कॉस थीटा यहां से देखना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस ट्राइंगल को देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस वाली लेंथ कितनी है बच्चों x, हाइपोटेनियस कितना है 1, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा x बाय 1, वही लिखा हुआ है कॉस थीटा इज x बाय 1। तो सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, उस सर्कल की पेरीमीटर पर कोई भी पॉइंट मैंने मार्क किया जो कि इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर है, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है cos थीटा, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है sin थीटा। ये वाली बात फिजिक्स में ज्यादा यूज में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये बात दिमाग में रख सकते हैं, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट आगे चल के आपको हो सकती है। फिजिक्स वाली बात पर आए तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे एंगल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमको ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन या इनके 1 वाले फंक्शंस की वैल्यू को डायरेक्टली याद रखना है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो, एंगल 0 डिग्री, एक टेबल बना लेते हैं याद रखने के हिसाब से, एंगल 30 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, एंगल 0, 30, 45, इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज मैं लिखने वाला हूं वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तब जाकर आगे फायदा होगा। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, इनके 1 वाले भी लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखना साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, बोलो 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1। मैं फिर याद दिला दूं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हमको याद रखने ही पड़ेंगे, बार बार फ्रिक्वेंटली यूज में आएंगे तो उस टाइम पर हमको याद होंगे तो टाइम बचा लेंगे हम। कॉस के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज लिखनी है तो इसका तरह याद रख सकते हो कि जो साइन वाली टेबल में लास्ट में लिखा हुआ है वो कॉस वाली टेबल में इनिशियल सबसे पहले आएगा, मतलब साइन वाली टेबल में जो लास्ट में लिखा है 1 वो यहां पर आएगा। कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री वहां जो सेकंड लास्ट लिखा है उसको यहां लिख दो, फिर वो थर्ड लास्ट यहां पर आ जाएगा, उस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे और ये 0 वहां आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा टेन थीटा की वैल्यूज अगर बाय चांस मान लो याद नहीं हो, सिर्फ हमको ये वाली वैल्यूज याद है, तो टेन थीटा तक कैसे पहुंचेंगे, अभी समझाया था मैंने। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखना टेन वाली वैल्यूज को लिखना है तो साइन डिवाइड बाय कॉस, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस लिखूंगा, यहां पर लिख दूंगा 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना आ जाएगा बच्चों 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 क्या हो जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे √3, 1/0 इनफाइनाइट भी बोल सकते हो या नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं कि डिफाइन नहीं होता। देन कॉसेक थीटा की टेबल, सेक थीटा की टेबल, कॉट थीटा की टेबल अपने आप भी फिल कर सकते हो। किस तरह से, अगर ये दिमाग में है कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है तो क्या करेंगे देखना, अगर मुझे कॉसेक 0 की वैल्यू लिखनी है तो क्या करूंगा मैं, साइन 0 की वैल्यू को 1 कर दूंगा, तो कॉसेक 0 इक्वल्स टू साइन 0 की वैल्यू 0 है उसको 1 लिख दो, 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है उसको 1 कर दूंगा, मतलब 1/sin 30 वो कितना हो जाएगा कॉसेक 30, तो इस 1/2 को 1 करके लिख दो तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, एक काम करते हैं थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, कॉसेक वाली वैल्यूज, तो 1/0 इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन, 1/2 को तो 1/1/2 वो हो जाएगा 2, 1/√2 को 1 करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। सिंपल काम है। कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे अब सेक थीटा की वैल्यूज को लिखना है, सेक वाले फंक्शन की वैल्यूज को, तो कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस, कॉस वाले फंक्शन की वैल्यूज को 1/1 करते जाएंगे, उससे सेक वाली वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1/1 मीन्स 1, इसको रिवर्स कर देंगे 2/√3, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा √2, और इसको रिवर्स कर देंगे ये हो जाएगा 2, इसको कर देंगे ये हो जाएगा इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन। सेम ऐसे लास्ट जो है इस टेबल में वो है टेन थीटा का जो रिवर्स था कॉट थीटा,
उसके लिए 10 वाली जो वैल्यूज हैं इनको 1 अपॉन करते जाओ, 1/0 इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, 1/√3 का अपॉन 1/√3, देन 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और यहां पर क्या था लास्ट में इनफाइनाइट, तो वो हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम वैल्यूज को याद रख सकते हैं। सजेशन मेरा ये है, आप चाहे ये वाली वैल्यूज याद नहीं भी रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको डायरेक्टली साइन कॉस टेन की वैल्यूज बहुत ढंग से याद होनी चाहिए। और जिन बच्चों को याद नहीं भी है उनको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे अपने आप जब ये बातें प्रैक्टिस में आएंगी, बार बार यूज में आएंगी, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं फिर याद दिला दूं, स्पेशल एंगल्स लिखे हुए जिनके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज लिखी हुई है। हम और भी एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, मैं समझाता हूं, अभी देखना। कुछ एक और स्टैंडर्ड एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मैं लिख लेता हूं, वो भी फिजिक्स में बहुत यूज में आता है। साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है अप्रोक्सीमेटली, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, और इनको डिवाइड कर दें तो tan 37 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये वैल्यूज याद रखनी है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यूज की तरह मानते हुए चल रहे हैं और फिजिक्स में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाले हैं ये। सेम ऐसे ही कॉस 37 सॉरी साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5, और इनको डिवाइड करेंगे तो tan 53 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/3। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे याद होने चाहिए। आगे इसमें बढ़ते हैं, ऐसे एंगल्स जिनको हम इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स की हेल्प से बना सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, सपोज कोई मुझसे पूछता है कि सर साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ढंग से सुनना, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब क्या 120 डिग्री जो मैंने स्टैंडर्ड एंगल बनाए उनमें से कोई है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने तो 0 से लेकर 90 तक के कुछ स्पेशल एंगल्स तुमको बताए हैं। अब 90 से बड़े वाले एंगल्स के करस्पॉन्डिंग कैसे साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालते हैं उस बात को सीखते हैं।